Hello everyone, welcome back to the channel of कॉलेज वाला। आई एम संकेत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग अपनी क्यूज के रिगार्डिंग डिस्कशन को कंटिन्यू रखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर ऑफ क्यूज में हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे क्यूज को हम लोग डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं और एक सिंपल प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व करी थी। क्यूज के क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं, किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है, इस सबको हमने पढ़ा था। साथ साथ C++ बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी देखी थी। आज के इस क्यूज के लेक्चर में हम लोग अपनी डिस्कशन को एक स्टेप फर्दर लेकर जाएंगे। हम लोग क्यूज के कुछ और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने लास्ट क्लास में क्यू की STL देखी थी, जिसमें हम लोगों को स्क्रैच से सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो STL की है क्यूज की, उसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर पाते थे, है ना। इस लेक्चर में हम लोग एक और टाइप ऑफ क्यू के बारे में बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं डेक। डेक की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि डेक क्या होता है और इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेक कैसे यूज कर सकते हो आप लोग, राइट। कुछ क्यूज के रिगार्डिंग हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करने वाले हैं, जिसमें हम लोग स्टैक और क्यूज के बीच में रिलेशन देखेंगे कि कैसे आप स्टैक को क्यू का यूज करके बना सकते हो या फिर क्यूज को स्टैक का यूज करके बना सकते हो, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग भी रहेगी। सो काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग इस लेक्चर को लास्ट तक देखें, ताकि जो भी डिस्कशन और जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सारी की सारी आपको समझ में आ जाए। दैट बीइंग सेड, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडे। तो चलो यार, अब हम लोग डेक के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो जब मैं टाइप्स ऑफ क्यूज पढ़ा रहा था क्यूज के लास्ट लेक्चर में, तब मैंने ऑलरेडी डेक को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। एक बार दोबारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ कि डेक होता क्या है। देखो, जो आपकी नॉर्मल क्यू है, नॉर्मल क्यू में आप इस वाले एंड को फ्रंट कहोगे और इस वाले एंड को क्या कहोगे, बैक कहोगे। एलिमेंट जब ऐड होता है, मान लो आपके पास एक एलिमेंट है 1 2 3 4 5, सबसे पहले आपको 1 को ऐड करना है, तो आप एडिशन हमेशा बैक से करते हो, बैक से एलिमेंट आगे जाता है। फिर 2 को ऐड करना है तो बैक से ऐड करोगे, ठीक है। तो बैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिशन। जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, नॉर्मल क्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये जो सिचुएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, ये मैं आपको दिखा रहा हूं नॉर्मल क्यूज में, नॉर्मल क्यूज, राइट। अब जब मैं फ्रंट की बात कर रहा हूं, तो फ्रंट का काम क्या होगा, फ्रंट का काम ये होगा कि हम लोग एलिमेंट को एक्सेस कर पाए या फिर एलिमेंट को रिमूव कर पाए। अगर कोई कहेगा कि क्यू का फ्रंट क्या है, तो क्यू के फ्रंट पे 1 पड़ा है। अगर कोई क्यू में DQ ऑपरेशन को या मैं कहूँ पॉप ऑपरेशन कॉल कर देगा कि एक एलिमेंट रिमूव करना है, तो वो एलिमेंट रिमूव होगा जो सबसे पहले आया था, तो 1 रिमूव हो जाएगा। तो देख रहे हो, रिमूवल का सिनेरियो फ्रंट से होता है। ये 2 है, अब एक और रिमूवल करेंगे तो 2 रिमूव हो जाएगा, 3 फ्रंट पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो होता है नॉर्मल क्यू की फॉर्म में। अब डेक इस चीज में कैसे एक नया एलिमेंट ऐड करता है, या मैं कहूँ नया पर्सपेक्टिव ऐड करता है, चलो उसको देखते हैं, ठीक है। अब डेक क्या होता है, डबल एंडेड की होती है, इसको हम लोग कहते हैं डबल एंडेड क्यू, राइट। डबल एंडेड क्यू। अब डबल एंडेड क्यू क्या होती है, नॉर्मल क्यू में आप बैक से एडिशन करते हो, फ्रंट से रिमूवल करते हो। डेक का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। डेक में आप रिमूवल और एडिशन दोनों ऑपरेशंस कहीं से भी कर सकते हो। मतलब you can do addition from here or you can do addition from here, या फिर अगर आपको रिमूवल करना है तो आप यहां से भी रिमूव कर सकते हो, यहां से भी रिमूव कर सकते हो। मतलब यू कैन डू एडिशन और रिमूवल फ्रॉम एनी एंड, दोनों में से किसी भी एंड से आप रिमूवल और एडिशन कर सकते हो। वी कैन ऐड और रिमूव एलिमेंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। अभी भी होगा यही कि यार आप एक बार में एक ही एलिमेंट रिमूव कर रहे होगे। सो फॉर एग्जांपल, मान लो क्यू के अंदर ये स्ट्रक्चर है अभी 1 2 3 4, ठीक है। आपको एक एलिमेंट ऐड करना है, तो अब आपको ना क्यू को बताना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट ऐड करना है, ये फ्रंट पे ऐड करना है, ये यहाँ फ्रंट पे ऐड करना है, या ये बैक पे ऐड करना है, ठीक है। तो मान लो आपको 5 ऐड करना था, तो अब 5 को अगर फ्रंट पे ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो 5 यहां आ जाएगा। वहीं पे मान लो अगर आपको 7 ऐड करना है, 7 को अगर बैक पे या एंड पे ऐड करने के लिए कहा जाएगा तो 7 यहां पे आ जाएगा।
ठीक बात लग रही है? कूल। अब अगर रिमूवल करना है तो अगर आप कहोगे रिमूव फ्रॉम फ्रंट तो ये फ्रंट से 5 को रिमूव कर देगा, और रिमूव फ्रॉम बैक करोगे तो ये बैक से या फिर मैं कहूँ एकदम एंड से 7 को रिमूव कर देगा। तो रिमूव फ्रॉम बैक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि जो एलिमेंट सबसे लेटेस्ट गया है ना वो एलिमेंट भी रिमूव किया जा सकता है। तो काइंड ऑफ लाइक अगर तुम देखोगे तो स्टैक टाइप की फंक्शनैलिटी भी सेम डीक्यू से ही तुम इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि स्टैक भी क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे लास्ट में किसी एलिमेंट को डालो और वहीं से रिमूव कर पाओ। अगर मैं यहाँ के दोनों ऑपरेशन हटा दूं, यहीं से एडिशन और यहीं से रिमूवल, तो स्टैक जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ से एडिशन, यहाँ से रिमूवल, नॉर्मल क्यू जैसा स्ट्रक्चर है। ये सारे तरह के ऑपरेशंस देगा। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो, यहाँ से रिमूव कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, राइट। ये खास बात होती है डबल एंडेड क्यू की। तो मैं तुम्हें C++ की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिखाना चाहता हूँ डबल एंडेड क्यू को लेकर, राइट। तो मैं लिखूंगा डेक CPP रेफरेंस। इसको डबल एंडेड क्यू को हम लोग डेक कहते हैं, कई लोग डी क्यू बोलने लगते हैं। डी क्यू की स्पेलिंग बिल्कुल अलग अलग होती है, इट्स अ डेक, ठीक है। देखो, तो अभी ये तुम्हारे पास ये डेक की C++ STL लाइब्रेरी है, राइट। अब यहाँ पे अगर तुम मेथड्स को देखोगे, मैं हल्का सा जूम इन करता हूँ, तो देखो हमारे पास पुश बैक है। अब नॉर्मल क्यू में पुश होता था तो वो बैक पे ही पुश करता था, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक पुश बैक है। इसका मतलब पुश फ्रंट भी एग्जिस्ट करता है। ये देखो, पुश फ्रंट भी एग्जिस्ट करता है। पुश फ्रंट का मतलब फ्रंट पे तुम एलिमेंट ऐड कर सकते हो। सिमिलरली ये देखो पॉप बैक है, यहाँ दिख रहा होगा, ये पॉप बैक है यहाँ पे, है ना। पीछे आते हैं, ये देखो ये पॉप बैक है। पॉप बैक का मतलब बैक से एलिमेंट रिमूव होगा या लास्ट से एलिमेंट रिमूव होगा। और पॉप फ्रंट का मतलब क्या है, ये देखो पॉप फ्रंट है यहाँ पे, इसका मतलब है कि फ्रंट से एलिमेंट रिमूव होगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग एक्चुअली डेक को यूज कर सकते हो। अब डेक को यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप हैश इंक्लूड डेक करो और जैसे अपनी क्यू बना रहे थे उसी तरीके से आप डेक बना सकते हो, कोई फाइट नहीं लगने वाली है, राइट। तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, डेक डेमो, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा हैश इंक्लूड डेक, ठीक है। और अब हम लोग करेंगे डेक ऑफ इंट। मान लो इंटीजर की डेक बना रहे हैं डी क्यू, और फिर हम करेंगे डी क्यू डॉट पुश बैक 10, ठीक है। 10 पुश बैक कर दिया, ठीक है। फिर मैंने 20 पुश बैक कर दिया, फिर मैंने 30 पुश बैक कर दिया, ठीक है। अब हम करेंगे डी क्यू डॉट पुश फ्रंट, फ्रंट पे भी डाल देते हैं, फ्रंट पे डाल देंगे 0, डी क्यू डॉट पुश फ्रंट, फ्रंट पे डाल देंगे 33 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब चलो प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा वाइल नॉट डी क्यू डॉट एम्प्टी। जब तक डी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती ना, विल से सी आउट डी क्यू डॉट। अब देखो यहाँ पे आते हैं वापस। अब देखो फ्रंट एक्सेस करने के लिए क्या है हमारे पास, ये देखते हैं। तुम ऐसे भी आइटरेट कर सकते हो पूरी की पूरी डेक के ऊपर, राइट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं फ्रंट, ये देखो हमारे पास एक फ्रंट एलिमेंट का एक्सेस करने के लिए है ना। चलो इस पे जाते हैं, देखो यहाँ पे आप कर सकते हो डी क्यू डॉट फ्रंट, है ना। जैसे नॉर्मल तुम्हारी क्यू में होता था वैसे यहाँ पे भी डी क्यू डॉट फ्रंट कर सकते हो। और फिर हम कहते हैं डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, ठीक है। फ्रंट वाला जो एलिमेंट एक्सेस किया उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलो रन करते हैं फाइल को। देखो सबसे सामने 33 आ रहा है क्योंकि 33 को लास्ट पुश फ्रंट किया था, उससे पहले पुश फ्रंट किया था 0 का, तो 0 आ रहा है। फिर यहाँ पे पॉप बैक किया था 10 20 30, वो नॉर्मल क्यू की ऑर्डर के फॉर्म में आ रहा है, राइट। तो काफ़ी इजीली आप लोग ऐसे डेक बना सकते हो, और डेक काफ़ी सारी सही सही सिचुएशंस में काम भी आता है, राइट। हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें डेक का बहुत ही सही यूज केस होगा। और डेक वैसे बहुत पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर होता है क्योंकि डेक का यूज़ करके ना और दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स भी इंप्लीमेंट करे जाते हैं जो C++ STL में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम स्टैक की बात करो, अगर मैं करूँ स्टैक CPP रेफरेंस, ठीक है। अगर तुम देखोगे ना कि स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करा जाता है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। स्टैंडर्ड कंटेनर इज stdq। यहाँ पे अगर इस पूरे पैराग्राफ को तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि एक स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए तुम C++ की वेक्टर यूज़ कर सकते हो, लिस्ट यूज़ कर सकते हो या डेक यूज़ कर सकते हो।
बट बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो डेक से करी जाती है। तो डेक काफ़ी पावरफुल होता है, राइट। और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत मुश्किल नहीं है। मतलब अगर मुझे कोई कहे कि डेक इम्प्लीमेंट करना है तो बहुत आसानी से मैं डबली लिंक लिस्ट से कर सकता हूँ, राइट। क्योंकि मैं हेड और टेल मेंटेन कर लूंगा, उसके बाद तो कोई फाइट ही नहीं है, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट से तो पीछे का एक्सेस होता है। डबली लिंक लिस्ट से तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से इंप्लीमेंट करा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें एक टेक अवे टास्क देना चाहूंगा कि अगर तुम्हें खुद की डेक इंप्लीमेंट करनी है, डबली लिंक लिस्ट का यूज करके कैसे कर सकते हो, जिसमें तुम्हारे पास पुश बैक, पुश फ्रंट, पॉप बैक, पॉप फ्रंट, चारों के चारों फंक्शंस की टाइम कम्प्लेक्सिटी रहेगी ऑर्डर ऑफ 1, राइट। तो ये काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगता है मुझे। आई होप कि ये डेक क्या होता है, कैसे यूज करना है सी प्लस प्लस में, ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या कहती है प्रॉब्लम? देखो, आपको एक एरे ऑफ इंटीजर्स गिवन है जिसको हम लोग नम्स बुला रहे हैं, ठीक है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स और एक स्लाइडिंग विंडो है हमारे पास के साइज की। देयर इज अ स्लाइडिंग विंडो ऑफ साइज के, ठीक है, विच इज मूविंग फ्रॉम द वेरी लेफ्ट ऑफ द एरे टू द वेरी राइट। मतलब वो एरे की लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। यू कैन ओनली सी द के नंबर्स इन द विंडो। आप एक टाइम पे खाली के नंबर्स को ही देख सकते हो, उसके पीछे वाले नंबर या आगे वाले नंबर आपको विजिबल नहीं होंगे। ईच टाइम द स्लाइडिंग विंडो मूव्स राइट बाय 1 पोजीशन। हर बारी स्लाइडिंग विंडो एक पोजीशन से आगे बढ़ जाती है। रिटर्न द मैक्स स्लाइडिंग विंडो विच बेसिकली कंटेन्स द मैक्स एलिमेंट इन ईच वन। हर बारी जब तुम्हारे पास एक नई विंडो आ रही है, जब वो स्लाइड करती है तो एक नई विंडो बनती है, क्योंकि कोई एलिमेंट चला गया होगा, कोई एलिमेंट आ गया होगा। उस पर्टिकुलर विंडो में मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा है, इसको फिगर आउट करके लाना। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर देखा जाए, लेट्स से कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1, 3, -1, -3, 5, 3, 6, 7, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास गिवन है और मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक 3 लेंथ की विंडो है। ये विंडो है हमारे पास। इस विंडो में जितने एलिमेंट्स होंगे वही एलिमेंट हमें विजिबल होंगे, ठीक है। अच्छा, और हर विंडो का मैक्सिमम लेकर आना है। अब इस विंडो में मैक्सिमम कौन है? 3 है मैक्सिमम, तो यहाँ पे तो मैक्सिमम आ गया 3। अब ये विंडो एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब इस विंडो में मैक्सिमम कौन है? दोबारा से 3 है मैक्सिमम। फिर ये विंडो एक पोजीशन और आगे शिफ्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम कौन है? 5। फिर ये एक पोजीशन और आगे शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैक्सिमम कौन है? दोबारा 5। एक पोजीशन और आगे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम कौन है? 6। एक पोजीशन और आगे शिफ्ट हो गई। यहाँ पे मैक्सिमम कौन है? 7। तो ऐसे हर विंडो में कौन मैक्सिमम है, ये आपको फिगर आउट करके लाना, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, है ना। तो देखो यार, प्रॉब्लम ना रिलेटिवली आसान है। अगर तुम कुछ ऑब्जर्वेशंस पे बहुत ही बारीकी से ध्यान दो तो एक आसान सी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कुछ फाइट करने लायक है नहीं। तुम कहोगे सर कैसे? चलो देखते हैं, ठीक है। यार एक बात बताओ, अगर मान लो कोई विंडो है, अगर मान लो कोई विंडो है, उस विंडो में इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स है। जब भी तुम्हारे पास इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स है और तुम्हें पता है विंडो राइट साइड की तरफ जा रही है, जो तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, ये तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट है। क्या मैं ये कह सकता हूं, अगर ये मैक्सिमम एलिमेंट प्रेजेंट है तो इससे छोटे जितने भी नंबर इससे पहले आए हैं, इससे छोटे जितने भी नंबर इससे पहले आए हैं, वो कभी भी आंसर तो बन नहीं सकते, वो कभी भी मैक्सिमम नहीं बन सकते विंडो का। तो अगर आपको ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहा है, राइट, जैसे 1, 3 है, अब 3 के होने की वजह से ना 1 कभी आंसर बन ही नहीं पाएगा, है ना। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स होने पे आपको ये बात पता है कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा ना, उसकी वजह से जो भी छोटे एलिमेंट्स है वो तो कभी आंसर बनने नहीं वाले। बट एक कैच है। क्या कैच है? मान लो ऐसा है 1, 2, 3, 6, 4, 1। अब यार ये देखने वाली चीज लग रही है। अब इस विंडो में वैसे तो मैक्सिमम 6 है और मैंने क्या कहा, 6 से पहले जितने भी छोटे एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका 6 से कोई लेना देना नहीं है। बट यार जो 6 के बाद में जो एलिमेंट्स हैं, जो 6 के आगे आ रहे हैं, वो तो कुछ ऐसी विंडोज में एग्जिस्ट कर सकते हैं ना जहां पे 6 हो ही ना। मान लो ये विंडो ऐसे आगे शिफ्ट कर गई, ऐसे कहीं शिफ्ट कर गई, अब 6 चला गया। अब 6 तो चला गया, तो कुछ ऐसी विंडोज हो सकती है ना जहां पे 4 और 1 6 के बिना प्रेजेंट है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मिल रहा है, एक पर्टिकुलर एलिमेंट से आगे कुछ डिक्रीजिंग एलिमेंट मिल रहे हैं, तो आप उनके लिए ना सीधा डिसीजन नहीं ले सकते। उनके लिए सीधा डिसीजन क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यार
डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो मान लो यहां तक है, ठीक है, तो यहाँ पे भी 6 आंसर है। बट जैसे ही वो सबसे बड़ा एलिमेंट चला गया, क्योंकि आप एक एक पोजीशन राइट मूव कर रहे हो और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट सबसे बड़ा है, तब यार जो बचे हुए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर के एलिमेंट्स है ना 4 1, ये भी आंसर बन सकते हैं। मान लो यहाँ पे सब छोटा होता -1 -2 -3, तब यहाँ पे 4 आंसर बन जाता। तो ये सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है कि यार अगर आपके पास एक नया एलिमेंट आया, वो पुराने आए हुए एलिमेंट से, जो पुराने तुम्हारे पास एलिमेंट्स आए थे उनसे क्या है, बड़ा है, ठीक है, तब तो कोई बात नहीं है, तब तो जितने भी एलिमेंट्स है वो बड़ा है, उनको उड़ाते जाओ, कोई दिक्कत की, कोई स्ट्रेस की तो बात ही नहीं है ना। लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास कोई एलिमेंट आता है जो तुम्हारे पुराने वाले, जो जस्ट अभी लास्ट एडेड एलिमेंट था उससे छोटा है, तो यार उसको ना रखने का सेंस बनता है। क्यों? क्योंकि यार हो सकता है वो किसी ना किसी आंसर का पार्ट हो। ठीक लग रही बात? चलो, तो इसी स्ट्रैटेजी को हम लोग एक्चुअली यूज करेंगे। आई बिलीव कि ये इंट्यूशन सबको समझ में आ रहा है कि कहाँ से मैं ये सोच पा रहा हूँ कि अच्छा ऐसा कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंट्यूशन अगर सबको समझ में आ रही है तो चलो देखते हैं कि कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखने की बात तो ये है कि यार एक विंडो बनानी पड़ेगी। उस विंडो में मान लो अब अगली बार -3 आया तो -3 को ऐड करना पड़ेगा। पर जब -3 आएगा और ये विंडो यहाँ पहुंचेगी तो 1 को रिमूव भी करना पड़ेगा। तो इस साइड से एडिशन हो रहा है, इस साइड से रिमूवल हो रहा है, तो एटलीस्ट कुछ क्यू जैसा स्ट्रक्चर तो चलो दिख रहा है एक बार को। उसके अलावा ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये जो एलिमेंट आ रहा है मान लो 5 आ रहा है, 5 पीछे आए हुए एलिमेंट से बड़ा है, तो 5 यहाँ से ऐड होगा। बट यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिससे 5 बड़ा है, तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो ना सिर्फ आप इस डायरेक्शन से एडिशन कर रहे हो, बट आपको इस डायरेक्शन से रिमूवल भी करना पड़ सकता है। तो एक ही डायरेक्शन से रिमूवल और एडिशन करना है और दूसरे डायरेक्शन से भी रिमूवल करना है, तो डेक जैसा स्ट्रक्चर ले लेते हैं। नॉर्मल क्यू से प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे डेक। चलो, अभी डेक में क्या करेंगे, पहला एलिमेंट देखते हैं। पहला एलिमेंट तो नॉर्मल है, चुपचाप डेक में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेक का मान लो फ्रंट है, इस साइड है तुम्हारा फ्रंट, ठीक है। ओके, अगला एलिमेंट आया 3। क्या 3 जो लास्ट एडेड एलिमेंट है, मतलब बैक चेक करो, अभी फ्रंट भी यही है बैक भी यही है, क्या 3 बैक से बड़ा है? जी हाँ, बड़ा है। तो 3 के होते हुए 1 कभी आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। अब 1 को उड़ा दो, कुछ और बचा नहीं है विंडो में, तो आपने 3 ऐड कर दिया। ओके, -1 है। क्या -1 आखिरी एडेड एलिमेंट से बड़ा है? नहीं। अगर बड़ा नहीं है तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो हो सकता है -1 ना आगे बेटर आंसर बन जाए। आप -1 डाल लो, और अब इस विंडो के फ्रंट पे जो भी एलिमेंट पड़ा है वो आपका करंट विंडो का आंसर है, तो करंट विंडो का आंसर आ गया 3। ठीक है, चलो मूव कर लेते हैं विंडो को। विंडो मूव कर ली, अब 1 को बाहर जाना होगा, 1 को बाहर जाना होगा, पर 1 तो कभी ऐड ही नहीं हुआ, और अगर हुआ भी था तो अब 1 तो एग्जिस्ट करता है नहीं, तो स्ट्रेस की बात नहीं है। -3 आया, क्या -3 -1 से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो अगेन डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, तो -3 ऐड कर दिया। और अब दोबारा इस डेक के फ्रंट पे कौन पड़ा है? 3, तो 3 मेरा अगली विंडो के लिए भी आंसर है। तो डेक की फ्रंट पे हम मैक्सिमम मेंटेन करके चलेंगे और उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंटेन करके चलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यार यहाँ पे ये जो 3 था ना, ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो देखो ये 3 अब एलिमिनेट हो गया, हम लोग मैकेनिज्म लिख लेंगे कि 3 एलिमिनेट हो जाए। और नया एलिमेंट कौन आ रहा है? 5। यार अब 5 तुम्हारे लास्ट एलिमेंट से तो बड़ा है, तो 5 के होते हुए -3 तो कभी आंसर होगा नहीं। और आगे अब ऐसी कोई विंडो नहीं आने वाली है जहां पे -3 और 5 ना हो। यही वो लास्ट विंडो थी जहां पे -3 था और 5 नहीं था। बट अब आगे अगर -3 है तो 5 तो डेफिनेटली है, तो -3 का भी आंसर नहीं बनेगा। देखो अब मैं बैक से भी रिमूव भी कर रहा हूं। अब क्या 5 -1 से भी बड़ा है? जी हाँ, तो बैक से -1 को भी आप रिमूव कर दो। एम्प्टी हो गई है क्यू, 5 को ऐड कर दिया। अब फ्रंट पे कौन पड़ा है? 5 पड़ा है, तो 5 इज माई आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नया एलिमेंट आया 3। क्या 3 लास्ट एलिमेंट से बड़ा है? नहीं, छोटा है, तो 3 आगे आंसर बन सकता है। दोबारा मैक्सिमम हो गया 5। नया एलिमेंट क्या है? 6। अब यार 6 के होते हुए ना 3 का भी आंसर बनेगा ना 5, तो अब बैक से रिमूव करते हुए जाओ। ठीक है, अब 5 भी छोटा है, तो बैक से रिमूव करते हुए गए, 6 आ गया। और अब इस विंडो में मैक्सिमम है 6। साथ ही साथ लास्ट गए, 7 6 से बड़ा है, 7 ने 6 को रिमूव कर दिया, 7 आ गया। 7 तुम्हारा आंसर, देख पा रहे हो। और हमेशा क्योंकि क्यू के फ्रंट पे तुम्हारा मैक्सिमम एलिमेंट है, तो फ्रंट को निकालना ऑर्डर ऑफ 1 का टास्क। क्यू में कोई भी एडिशन करना है, रिमूवल करना ऑर्डर ऑफ 1 का टास्क। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? n।
वर्स्ट केस में तुम n एडिशन और n रिमूवल करोगे, ऑर्डर ऑफ n टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑर्डर ऑफ k स्पेस कम्प्लेक्सिटी में हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। क्योंकि जो ये डेक बनाऊंगा मैं हमेशा k से साइज की ही बनाऊंगा, k साइज से बड़ी डेक मैं कभी नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, इतनी आसान तरीके से हम लोग ये कर लेंगे। अब इसमें बस कुछ कुछ चीजें हैं जो इम्प्लीमेंटेशन वाइज हमें ध्यान रखनी है। क्या है यार, एलिमेंट को डायरेक्टली डालने से अच्छा है ना आप इंडेक्स की डेक बना लो। इंडेक्स की डेक क्यों? क्योंकि इंडेक्स का यूज करके तो आप एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, बट एलिमेंट का यूज करके इंडेक्स एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो ये वाइस वर्सा का रिलेशन तो चलेगा नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, काफी आसानी से हम लोग इसको कोड कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम विंडो, मैंने बेस टेम्पलेट ले लिया, मैं डेक ले लूंगा। ठीक है, यहाँ एक फंक्शन लिखते हैं, void मैक्स विंडो। ठीक है, हमें एक एरे मिलेगी, तो एक वेक्टर मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हैश इंक्लूड वेक्टर। ठीक है, चलो उसके बाद एक वैल्यू k भी मिलेगी, क्योंकि हमेशा k साइज की विंडो ही मेंटेन करनी है। मैं एक डेक बना लूंगा। ठीक है, अब इस डेक में ना पहले पहले के एलिमेंट्स को एक्सेस कर लेते हैं, उनके बेसिस पे चीजें स्टोर कर लेते हैं, फिर हमेशा विंडो को मूव करते रहेंगे, क्योंकि पहली विंडो तो k साइज की बनाई ले। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे while नॉट dq डॉट एम्प्टी, मतलब डेक तुम्हारी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर एम्प्टी है तो सीधा एलिमेंट को ऐड कर दो, फाइट करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर डेक डेक एम्प्टी नहीं है, एंड ARR ऑफ dq डॉट बैक, जो तुम्हारा लास्ट एलिमेंट है डेक का, जो लास्ट एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, dq डॉट बैक करके लास्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे। अगर वो एलिमेंट इनकमिंग एलिमेंट से क्या है, छोटा है, राइट, तो हम लोग क्या कर देंगे, dq डॉट पॉप बैक करते रहेंगे। dq डॉट पॉप बैक करते हैं, एक एक करके dq को पॉप बैक करते रहेंगे। जैसे ही हमने सारे एलिमेंट्स पॉप बैक कर दिए, या फिर अब हमें लास्ट जो एलिमेंट है वो हमसे आ, छोटा नहीं है, हमसे बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, dq डॉट पुश बैक आई पुश बैक कर देंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग kth इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, kth इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। इनकमिंग एलिमेंट आ रहा होगा ARR एट आई, तो करंट एलिमेंट है ARR एट आई। पहले करंट एलिमेंट को ऐड वैड करने से पहले थोड़ी सी चीजें हम लोग चेक कर लेंगे। सबसे पहले तो अब अगर हमने एक नया एलिमेंट इंसर्ट किया है, मान लो अभी विंडो में 1 3 -1 था, अब -3 ऐड किया है, तो अगर 1 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो 1 को उड़ा देना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इफ dq डॉट फ्रंट, मतलब डेक के फ्रंट पे, यहां पे, जैसे मान लो ये था, ये एक विंडो थी, यहाँ बनाता हूँ, देखो जैसे ये एक विंडो है, इस विंडो में अभी क्या स्टोर्ड है, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3। ठीक है, अब इस विंडो को मैंने मूव किया, इस विंडो को मूव किया, तो अब कौन सा इंडेक्स ऐड होगा, इंडेक्स 4 ऐड होगा, और इंडेक्स 1 रिमूव हो जाएगा, राइट। तो तुमने ith इंडेक्स ऐड किया है, ith इंडेक्स क्या है, इंडेक्स 4, और रिमूव क्या हो रहा है, 1, सो 4 - k रिमूव हो रहा है। तो बस तुम ये चेक कर लो, अगर dq के फ्रंट पे i - k पड़ा है ना, तो dq डॉट पॉप फ्रंट कर दो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अगर ये i - k पड़ा है, अदरवाइज ये सेम टू सेम लॉजिक ले आओ कि जब तक डेक एम्प्टी नहीं है, या फिर डेक का बैक लेस देन ARR एट नहीं है, डेक को, डेक में से एलिमेंट उड़ाते जाओ, अदरवाइज डेक डॉट पुश बैक आई कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, जो भी तुम्हारा डेक पे फ्रंट पे एलिमेंट पड़ा होगा ना, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो एक्चुअली ना ये क्वेश्चन लीड कोड पे भी प्रेजेंट है, तो देखो ये लीड कोड पे है, लीड कोड पे हार्ड मार्क्ड है प्रॉब्लम। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एक वेक्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो मैं एक काम करता हूँ, ये सारा का सारा कोड जो मैंने यहाँ लिखा है इसको कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
ये एक डेक एक्सपेक्ट एक वेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर दूंगा रिजल्ट डॉट पुश बैक डी ए आर आर ऑफ डी क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। ये तो पहली विंडो के लिए आंसर हो गया, ये पहली विंडो के लिए आंसर हो गया। अब इसके बाद हर विंडो के लिए कैसे होगा, हर विंडो के लिए आंसर यहाँ से आ जाएगा, एट लास्ट रिटर्न रिजल्ट। रन करें कोड, देख लेते हैं क्या मिसिंग है। अच्छा, इस एरे का नाम ए आर आर कर दो नम्स की जगह। देखो सही चल रहा है ना। और कोई टेस्ट केस देख लेते हैं, सिंगल एलिमेंट के लिए भी देख लेते हैं, आ जाओ। एक ही साइज की विंडो है, देखो सही चल रहा है, सबमिट करते हैं और डन, है ना। तो देखो एक ही बार में हम लोगों ने क्या करा है, पूरा का पूरा सोल्यूशन सबमिट कर पा रहे हैं। इसको मैं कॉपी करके वीएस कोड में ले आता हूँ। तो मैं यहाँ पे प्रिंटिंग नहीं करनी है, वेक्टर हम लोग रिटर्न कर पा रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। और बहुत ही आसान ऑब्जर्वेशन के साथ सॉल्व किया है कि यार अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो, तो पीछे वाले एलिमेंट से अगर बड़ा एलिमेंट मुझे ऑलरेडी आगे मिल गया है, तो वो पीछे वाला एलिमेंट किसी काम के नहीं है। बट अगर करंट एलिमेंट के आगे कुछ छोटे एलिमेंट मिले, तो हो सकता है वो छोटे एलिमेंट किसी और विंडो में मैक्सिमम बनाते जब ये करंट एलिमेंट उनका पार्ट होगा। as simple as that. Okay, so now let's start talking about न्यू क्वेश्चन। एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे क्यूज की नॉलेज को और स्टैक की नॉलेज को, दोनों नॉलेजेस को साथ में टेस्ट करेगा, साथ में हेल्प करेगा कि हम लोग दोनों नॉलेज को क्लब कर पाए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने स्टैक के जब लेक्चर कंप्लीट करे थे, उस टाइम आपको याद होगा स्टैक बनाई थी बहुत सारे तरीके से, एरे से बनाई थी, लिंक लिस्ट से बनाई थी, दो तीन तरीके से देखा था हमने। अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्वेश्चन क्या कहता है, वी आर गिवन अ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर विद push and pop operations. The task is to implement a queue using instances of a stack. Right? आपको stack का यूज करके ना queue बनानी है। अब ये बढ़िया चीज लग रही है, क्योंकि अभी तक मैंने queue आपको बताई थी, लिंक लिस्ट का यूज करके बना सकते हो, array का यूज करके बना सकते हो। अब मैं stack का यूज करके queue बनाऊंगा। और इस क्वेश्चन की सबसे खास बात पता है क्या है, आप बाद में इसी सिमिलर अप्रोच को यूज करके queue यूज करके stack भी बना सकते हो, वाइस वर्सा कर सकते हो। मतलब क्यू का यूज करके भी स्टैक बन जाएगी, स्टैक का यूज करके क्यू बन सकती है। इस क्वेश्चन में ना एक लौती चीज जो प्रॉब्लमेटिक होती है, वो होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अब आपको नॉर्मल स्टैक और क्यू की कम्प्लेक्सिटी तो पता ही है, नॉर्मल स्टैक और क्यू की पुश पॉप दोनों की कम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है। अगर आप स्टैक इंप्लीमेंट करो क्यू का यूज करके, या फिर क्यू इंप्लीमेंट करो स्टैक का यूज करके, तो ऐसा नहीं हो पाता, राइट। ऐसे केस में आपको कम्प्लेक्सिटी से थोड़ा सा हाथ धोना पड़ता है। कैसे, चलो उसके ऊपर बात करते हैं। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पे ही रहते हैं, स्टैक का यूज करके हमें क्यू बनानी है, ठीक है। अब यार क्यू कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, क्यू तो हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट P4 टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। और स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, लास्ट इन फर्स्ट आउट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो बहुत अलग है। तो कैसे दोनों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में ना अगर तुम इंप्लीमेंटेशन करोगे तो टाइम कम्प्लेक्सिटी से थोड़ा हाथ धोना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक चॉइस होती है कि कौन सी ऑपरेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग थोड़ा लूज रख सकते हैं। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन के दो वेरिएशंस होते हैं, एक होता है पुश एफिशिएंट, एक होता है पॉप एफिशिएंट। अब देखो मैं यहाँ क्या बात कर रहा हूँ, ये पुश एफिशिएंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका है, पॉप एफिशिएंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है। दो तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो यार पुश एफिशिएंट क्या है, पुश एफिशिएंट स्टैक क्या है, मतलब पुश एफिशिएंट क्यू यूजिंग स्टैक क्या है। पुश एफिशिएंट का मतलब है कि जो क्यू का एनक्यू ऑपरेशन होगा ना, क्यू का जो एनक्यू ऑपरेशन हमने पढ़ा था वो होगा मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड, वो होगा ऑर्डर ऑफ 1। बट जो पॉप ऑपरेशन है दैट कैन बी बैड। पॉप या मैं कहूँ डी क्यू कैन बी बैड, इसकी कम्प्लेक्सिटी थोड़ी खराब हो सकती है। और अगर मैं पॉप एफिशिएंट की बात करूं, जहां पे हम लोग एक्चुअली डी क्यू फंक्शन की बात कर रहे हैं,
तो जब पॉप एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन करेंगे ना, वहां पे कंप्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1, राइट? वहां पे कंप्लेक्सिटी हो जाएगी ऑर्डर ऑफ 1। और पुश जो कि तुम्हारा एनक्यू ऑपरेशन है, उसकी कंप्लेक्सिटी थोड़ी खराब हो सकती है, राइट? तो ये दो वेरिएशन है, आपको ना चॉइस करना पड़ेगा। हो सकता है आपके स्टैक में बहुत ज्यादा इंसर्शन आने वाला है, बट बहुत ज्यादा रिमूवल नहीं आने वाला है। उस केस में अगर आपको मैंडेटरी है कि आपको क्यू स्टैक से ही इंप्लीमेंट करनी है, तो आप ये पुश एफिशिएंट वाला वेरिएशन लगाओ। इट्स लाइक दैट। तो जिस ऑपरेशन की ज्यादा डिमांड है ना, आप वो वाला ऑपरेशन, वो वाला मैकेनिज्म इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, इंप्लीमेंट करेंगे कैसे, चलो देखते हैं। अब मुझे यहाँ पे चाहिए पुश एफिशिएंट। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ पुश एफिशिएंट क्यू यूजिंग स्टैक। क्यू यूजिंग स्टैक, ठीक है। अब यार पुश एफिशिएंट का मतलब क्या है कि मतलब मैं जो एनक्यू ऑपरेशन है उसको एफिशिएंट करना चाहता हूँ। एनक्यू ऑपरेशन को कितना एफिशिएंट करना चाहता हूँ, ऑर्डर ऑफ 1 करना चाहता हूँ, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, क्यू को इंप्लीमेंट करना है, जैसे लिंक लिस्ट का यूज करके इंप्लीमेंट करते थे, आरएस का यूज करके इंप्लीमेंट करते थे। अब स्टैक इंटरनली जब तुम क्यू की क्लास पढ़ोगे, जब क्यू की मैं क्लास लिखूंगा ना, उस क्यू की क्लास के अंदर स्टैक यूज होना चाहिए, लिंक लिस्ट यूज नहीं होना चाहिए और एरे यूज नहीं होना चाहिए, स्टैक यूज होना चाहिए। स्टैक कैसे भी बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम लोग क्या करेंगे, सी प्लस प्लस की एसटीएल वाली स्टैक ले लेंगे। अब स्टैक यूज होना चाहिए यार, बाहर वाले बंदे को क्यू जैसी फील आनी चाहिए और इंटरनली स्टैक यूज हो रहा हो, इंटरनली स्टैक यूज हो रहा होगा, राइट? ठीक है। अच्छा, तो अब देखते हैं, जब मैंने क्यू में करा क्यू डॉट पुश 10, क्यू डॉट पुश 11, क्यू डॉट पुश 12, ठीक है। तो अब क्योंकि इंटरनल इंप्लीमेंटेशन तो स्टैक से हो रखी है, स्टैक में अगर तुम्हें एलिमेंट ऐड करना है और उसकी कंप्लेक्सिटी होनी चाहिए ऑर्डर ऑफ 1, तो भाई सीधा नॉर्मल स्टैक का पुश लगाना पड़ेगा। तुमने कोई भी छेड़खानी करी, तुमने कोई भी एक्स्ट्रा ऑपरेशन लगाने की कोशिश करी, वहीं पे चीजें खराब हो जाएंगी, वहीं पे कंप्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 से आगे शूट कर जाएगी। तो भाई जब आपने करा पुश 10, तो स्टैक में 10 पुश हो जाएगा, 11 पुश हो जाएगा, 12 पुश हो जाएगा। अब बाहर वाले बंदे को तो लग रहा है कि आपने ये क्यू इंप्लीमेंट करी हुई है, बट इंटरनल स्ट्रक्चर तो स्टैक से चल रहा है, तो पुश करते टाइम तो उसको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो यहाँ पे पुश की कंप्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ 1। सिंपल, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम्हारी जो क्लास है, तुम्हारी जो क्लास है, जो क्यू की क्लास लिखोगे तो उसमें इंटरनली स्टैक यूज करने वाले हो। क्यू डॉट पुश या क्यू डॉट एनक्यू जो इंप्लीमेंट हो रहा है ना, उसमें तुम कर दो स्टैक डॉट पुश इंटरनली, ठीक है। स्टैक डॉट पुश क्या करेगा, एलिमेंट लेके स्टैक में नॉर्मल स्टैक की एडिशन कर देगा। इसीलिए यहां पे एनक्यू ऑपरेशन एफिशिएंट हो जाएगी या पुश ऑपरेशन एफिशिएंट हो जाएगी। प्रॉब्लम आएगी, पॉप कैसे करोगे भाई, या मैं कहूं डी क्यू कैसे करोगे, क्योंकि क्यू का डी क्यू क्या कहेगा कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया था वो डिलीट होना चाहिए। अब सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आया था भाई, 10 आया था। अगर तुम स्टैक का नॉर्मल एस टी डॉट पॉप लगाओगे तो 10 की जगह 12 रिमूव हो जाएगा। ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो 10 को रिमूव करना है। अब यार 10 को रिमूव करने के लिए ना प्रॉब्लम क्या है कि 10 को एक्सेस करना पड़ेगा। 10 को एक्सेस करने के लिए तो बड़ी मेहनत है। क्यों? क्योंकि 10 है बॉटम पे। क्यू यूजिंग स्टैक लिख रहे हो और तुम पुश एफिशिएंट वेरिएशन लिख रहे हो, तो इसका मतलब जो तुम्हारा फ्रंट एलिमेंट है ना, वो स्टैक के बॉटम पे पड़ा होगा, और जो तुम्हारा बैक एलिमेंट है वो स्टैक के टॉप पे पड़ा होगा। तो और क्यू में रिमूवल होता है फ्रंट से, तो क्यू का रिमूवल कैसे करना पड़ेगा, अगेन मेरे को एक एक करके सारे एलिमेंट कहीं बैकअप करने होंगे। जब स्टैक का साइज रह जाएगा 1, मतलब एक ही एलिमेंट बचा है, मैं करूंगा 12, मतलब यहां से ऐसे करूंगा 12, फिर मैं करूंगा 11, सॉरी, ठीक है। और अब स्टैक का साइज 1 है, स्टैक का साइज 1 है, तो जो स्टैक का एलिमेंट है उसको रिमूव कर दो, उसको कहीं पे भी स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ये तुमने एक टेम्परेरी स्टैक बनाई थी, ठीक है, बैकअप करने के लिए। स्टैक के एलिमेंट्स को बैकअप करने के लिए टेम्परेरी स्टैक बनाना आसान है, बस। अब 11 को वापस यहाँ ले जाओ, 12 को वापस यहाँ ले जाओ। अब तुम देखो, तुम्हारी क्यू की बैक अभी भी 12 है, क्यू की फ्रंट 11 हो गई है, क्योंकि 10 हट गया है। ये फर्स्ट कम था तो फर्स्ट सर्व हो गया, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे डी क्यू की कम्प्लेक्सिटी हो गई
ऑर्डर ऑफ n, राइट। यही कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है कि यार अगर आपको पुश एफिशिएंट चीज बनानी है तो स्टैक का पुश एफिशिएंट कैसे होगा? स्टैक में नॉर्मली ऐड करोगे तभी पुश एफिशिएंट होगा, बट नॉर्मल ऐड करने की वजह से जो फ्रंट वाला एलिमेंट है वो बॉटम पे पड़ा है स्टैक की। अगर फ्रंट वाला एलिमेंट बॉटम पे पड़ा है और तुम्हें क्यू की डी क्यू ऑपरेशन करनी है तो तुम्हें स्टैक के बॉटम से एलिमेंट को रिमूव करना होगा। स्टैक के बॉटम का एक्सेस होता है नहीं, तो स्टैक के बॉटम को एक्सेस करना पड़ेगा, और अगर स्टैक के बॉटम को एक्सेस करना पड़ेगा तो बॉटम के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स को कहीं बैकअप करना पड़ेगा। बैकअप तुम एरे में कर सकते हो, एक दूसरी स्टैक में कर सकते हो। एक बार तुमने वो बैकअप कर लिया, जब स्टैक का साइज एक बचा है तो मतलब तुम बॉटम मोस्ट एलिमेंट को ही पॉइंट कर रहे हो, उसको उड़ा दो और जो बैकअप करे हुए एलिमेंट्स थे उसको वापस ले आओ। एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से तुम पुश एफिशिएंट स्टैक सॉरी क्यू यूजिंग स्टैक इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, ट्राई करते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ बना सकते हैं हम लोग। तो चलो यार देखो, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना ली है क्यू यूजिंग स्टैक की। मैं अपनी बेसिक सी प्लस प्लस वाली टेम्पलेट ले आऊँगा। मैं यहाँ एक क्लास लिखूंगा क्यू। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कुछ पब्लिक प्रॉपर्टीज रखेंगे हम लोग। उससे पहले एक स्टैक चाहिए हमें, स्टैक ले आते हैं। एक स्टैक बना लेते हैं, हमारी एक इंटरनल स्टैक रहेगी st। ठीक है, और क्यू का एक कंस्ट्रक्टर रहेगा। क्यू के कंस्ट्रक्टर में हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक साइज प्रॉपर्टी रख लेते हैं एस जेड। ऑल्दो स्टैक के साइज से भी निकल जाएगी तो फाइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्यू का कंस्ट्रक्टर तुम्हारा नॉर्मल क्यू का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कोई इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ करने की जरूरत नहीं है। अब मैं लिखूंगा वॉइड पुश एलिमेंट एक्स, ये इक्विवेलेंट है क्यू यू ई क्यू डॉट एन क्यू के, है ना। इसमें आपको कुछ नहीं करना, आप कर दो एस टी डॉट पुश एक्स। स्टैक में सीधा का सदैव सीधा पुश कर दो अपना वेरिएबल। ठीक है, अगर आपको पॉप करना है, पॉप किसके इक्विवेलेंट होगा? क्यू डॉट डी क्यू के। और मैं पुश पॉप क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो सी प्लस प्लस की एसटीएल भी क्यू के साथ पुश पॉप रखती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बनाना होगा? एक टेम्परेरी स्टैक बनानी पड़ेगी। हम करेंगे वाइल एस टी डॉट साइज इज ग्रेटर देन 1। जब तक स्टैक का साइज ग्रेटर देन 1 है तब तक आप क्या करोगे? टी एम पी डॉट पुश एस टी डॉट टॉप एस टी डॉट पॉप। ओके, जैसे ही स्टैक का साइज 1 हो गया, मतलब यहाँ पे नाउ स्टैक साइज इज 1 एंड वी आर एट द बॉटम एलिमेंट। अब हम लोग बॉटम मोस्ट एलिमेंट पे हैं, तो आप कर दो एस टी डॉट पॉप, इसको उड़ा दो। और अब टेम्परेरी स्टैक में से सब कुछ वापस ले आओ। वाइल नॉट टी एम पी डॉट एम टी, जब तक टेम्परेरी स्टैक एम टी नहीं हो जाती, एस टी डॉट पुश टी एम पी डॉट टॉप टी एम पी डॉट पॉप। एज सिंपल एज दैट। इसमें बस एक छोटा सा चेक लगा लेंगे कि अगर स्टैक ऑलरेडी एम टी है, इफ एस टी डॉट एम टी, अगर स्टैक ऑलरेडी एम टी तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा रिटर्न मार देंगे। दैट्स इट, राइट। चलो एक क्यू बना लेते हैं। नहीं, क्यू हम करेंगे क्यू डॉट पुश। ठीक है, यहाँ से मैं ले आता हूँ, ये सारे ऑपरेशन ले आता हूँ, मैंने पहले बनाए हुए हैं। ठीक है, तो देखो क्यू में कुछ एलिमेंट्स को हम लोग पुश कर रहे हैं और फिर प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो कुछ फंक्शंस हमें चाहिए, एम्प्टी फंक्शन चाहिए एक, तो बना लेते हैं बूल एम्प्टी रिटर्न दिस एरो स्टैक डॉट एम्प्टी। अगर स्टैक एम्प्टी है तो हमारी जो क्यू ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे वो भी एम्प्टी है। एक फ्रंट चाहिए, इंट फ्रंट रिटर्न दिस एस टी डॉट। ओके, अच्छा अब एक चीज़ और, जब फ्रंट भी एक्सेस कर रहे हैं, जब फ्रंट एक्सेस कर रहे हैं तो भी फ्रंट कहाँ पे पड़ा है? फ्रंट तो बॉटम पे पड़ा है, फ्रंट अगेन बॉटम पे पड़ा है ना, तो बॉटम मोस्ट एलिमेंट तक जाना पड़ेगा और फिर एलिमेंट्स को वापस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक काम करो, सब कुछ कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एस टी को पॉप नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू एस टी डॉट टॉप
और फिर सारे एलिमेंट्स को वापस ले आएंगे और लास्ट में कर देंगे रिटर्न रिजल्ट। और अगर कोई एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न -1। ठीक है, चलो चलो प्रिंट करते हैं। 20 30 40, देखो सबसे पहले 10 डाला गया था, फिर 20 डाला गया था, फिर 30 डाला गया था, फिर 40 डाला गया था। एक एलिमेंट को तुमने पॉप करा है तो मतलब सबसे पहले कौन आया था? 10 आया था, 10 हट चुका है, तो बची हुई क्यू में 20 30 40 पड़ा है। अगर तुमने एक और पॉप लगा लिया, एक और पॉप लगा लिया, तो देखो 30 40 बचा है खाली। तो बहुत ही आसानी से पुश एफिशिएंट क्यू हम लोग बना पाए, पुश एफिशिएंट क्यू बना पाए हैं। इसमें पुश फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ 1, और जो पॉप फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n। सेम चीज फ्रंट की भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n। ठीक लग रहा है? सो आई होप कि जो कोडिंग इंप्लीमेंटेशन हम लोगों ने करी है पुश एफिशिएंट क्यू यूजिंग स्टैक की, ये सबको क्लियर है। तो चलो यार, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वेरिएशन पॉप एफिशिएंट के ऊपर बात करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पुश एफिशिएंट हम लोगों ने देख लिया। अब दोबारा से एक स्टैक का यूज करके मुझे क्यू बनानी है, बट इस टाइम पॉप ऑपरेशन एफिशिएंटली हो जानी चाहिए। ये है कॉल। ठीक है, चलो देखते हैं। तो यार अगर पॉप ऑपरेशन को एफिशिएंटली करना है, ये है हमारी स्टैक। स्टैक में जो रिमूवल है, अगर किसी भी एलिमेंट का तुम रिमूवल करते हो स्टैक में, तो सबसे एफिशिएंटली कहाँ से हो सकता है? रिमूवल तो तुम कर सकते हो टॉप से भी बॉटम से भी, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फर्क है ना, बॉटम से सारे एलिमेंट निकालने पड़ते हैं, टॉप पे तो ऊपर ही पड़ा होता है। तो अगर तुम टॉप से रिमूवल करते हो तो वो सबसे एफिशिएंट रिमूवल बनता है ना। और अब ये स्टैक का यूज करके बनानी मुझे है क्यू। अगर स्टैक का यूज करके मुझे क्यू बनानी है तो क्यू का पॉप ऑपरेशन, मतलब क्यू का डीक्यू ऑपरेशन जो है, उसमें मेरे को फ्रंट रिमूव करना पड़ता है। डीक्यू ऑपरेशन में फ्रंट रिमूव करना पड़ता है, और मैं चाहता हूं पॉप एफिशिएंट हो, मतलब पॉप ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 में हो जाए। तो हमें स्टैक में टॉप के ऊपर ना अपना फ्रंट मेंटेन करना होगा। मतलब जो एलिमेंट जो एलिमेंट सबसे पहले आया वो हमेशा स्टैक की टॉप पे होगा। चलो देखते हैं। मैंने करा पुश 10, पुश 20, पुश 30, ये मैं क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ये मैं हमारी क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। तो अगर मैंने 10 डाला तो 10 यहाँ पे आ गया सीधा। अगर मैंने 20 डाला तो 20 10 के ऊपर नहीं आएगा, ऐसा नहीं है 20 यहाँ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। 10 ऊपर जाएगा और 20 यहाँ आएगा। क्यों? क्योंकि 10 क्या है? ये फ्रंट वाला एलिमेंट है हमारा, और इसको मुझे टॉप पे मेंटेन करना है। फ्रंट वाला एलिमेंट मतलब जो सबसे पहले एलिमेंट आया था ना, उसको मुझे टॉप पे मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि अभी तुम देखो, जैसे अब एक और एलिमेंट डाला, मान लो ये सब कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक और एलिमेंट डाला 30। अब यहां से देखो, ये एक्चुअली क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? ये स्टैक एक्चुअली क्यू बनना चाहता है या क्यू की तरह परफॉर्म करना चाहता है। क्यू की तरह परफॉर्म करने के लिए जब भी कोई रिमूवल होगा इस डेटा स्ट्रक्चर में से, तो वो होगा फ्रंट एलिमेंट का, या मतलब जो सबसे पहले आया था उस एलिमेंट का। सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले 10 आया था, राइट? और स्टैक में अगर स्टैक डॉट पॉप कर दूं मैं, तो जो टॉप वाला एलिमेंट है वही सबसे एफिशिएंटली रिमूव हो जाता है, और कांस्टेंट टाइम में रिमूव हो जाता है। अब दोबारा मान लो मुझे पुश करना है 40, तो अब ये जो 40 है ना, ये 40 नहीं जाएगा टॉप पे, क्योंकि अब टॉप पे कौन है? 20। 20 30 और 40 में से 20 सबसे पहले आया था, तो 20 को मैं टॉप पे मेंटेन करूंगा। यही अप्रोच है पॉप एफिशिएंट की, कि यार स्टैक का टॉप एक्चुअली फ्रंट रिप्रेजेंट करता है, और स्टैक का टॉप अगर फ्रंट रिप्रेजेंट करता है तो कोई भी एलिमेंट जब ऐड होगा वो बॉटम पे ऐड होगा। तो अगर आपको स्टैक वाली क्लासेस याद हो तो हमने पढ़ा था ऐड एट बॉटम, 40 को बॉटम पे ऐड कर देंगे, राइट? ऐड एट बॉटम की एक प्रॉब्लम कराई है मैंने स्टैक वाली लेक्चर में, अगर नहीं देखी है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि पहले जाके वो वाला लेक्चर देख लो आप। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग पुश को ना ऐड एट बॉटम जैसा बना पाएंगे, ऐड एट बॉटम बना पाएंगे। और ऐड एट बॉटम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? ऑर्डर ऑफ एन। क्यों सोचते हैं? क्यों? क्योंकि मान लो अब जैसे मुझे एक और पुश करना है, मुझे पुश करना है 50। अब सीधा जाके बॉटम पे तो कुछ चीज ऐड होगी नहीं, क्योंकि बॉटम का एक्सेस होता नहीं है। तो तुम्हें बनानी पड़ती है एक टेम्परेरी स्टैक। अगर तुम्हें याद हो, एक टेम्परेरी स्टैक बनाते हैं, पहले सारे एलिमेंट्स को उस टेम्परेरी स्टैक में डालते हैं। कब तक? जब तक तुम्हारी ओरिजिनल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती। अब ओरिजिनल स्टैक एम्प्टी हो गई है, अब ओरिजिनल स्टैक में अगर तुमने पुश करा तो वो अब तो टॉप पे कुछ है ही नहीं ना, एम्प्टी है। तो अब यहाँ पे जो भी तुम पुश करोगे वो टेक्निकली टॉप पे जाएगा, वो हमारा बॉटम बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 50 डाल देंगे, और फिर जो टेम्परेरी स्टैक में बैकअप करा था उसको वापस ले आएंगे। तो
40 30 20 और फ्रंट पे आ गया 20। तो इसमें ऑर्डर ऑफ एन का कंप्लेक्सिटी लगेगी, राइट? पहले सारे एलिमेंट्स को बैकअप करना पड़ेगा, फिर बैकअप को वापस लाना पड़ेगा। इस तरीके से आप पॉप एफिशिएंट क्यू यूजिंग स्टैक बना सकते हो, जहां पे पॉप ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ 1 की होगी और पुश ऑपरेशन ऑर्डर ऑफ एन की होगी। चलो इसका कोड देखने की कोशिश करते हैं, बहुत आसानी से कोड कर पाएंगे। ठीक है, एक और फाइल में बनाता हूं, क्यू यूजिंग स्टैक पॉप एफिशिएंट। ठीक है, मैं यहां से सारा कोड ले आऊंगा और अपनी क्यू की क्लास हम लोग दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। ये 2-3 फंक्शंस जो है हमारे पास, इनको हम दोबारा इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, पुश को हमें दोबारा इंप्लीमेंट करना है, पॉप को भी हमें दोबारा इंप्लीमेंट करना है और फ्रंट को भी हमें दोबारा इंप्लीमेंट करना है। एम्प्टी चल सकता है, क्योंकि एम्प्टी फंक्शन तो क्या ही कर रहा है कि इंटरनल स्टैक अगर एम्प्टी है तो क्यू भी एम्प्टी है। चलो पुश पुश ऑपरेशन कैसे करेंगे? पहले सारे एलिमेंट्स का बैकअप बनाना पड़ेगा। तो एक स्टैक बनाओ, टेम्परेरी स्टैक, इसमें सारे एलिमेंट्स का बैकअप बनाओ। वाइल नॉट दिस st.empty, जब तक ये इंटरनल हमारी ओरिजिनल स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, टेम्प में पुश करते जाओ st.top और फिर कर दो st.pop। ठीक है, यहां से सारे एलिमेंट टेम्प में चले जाएंगे, फिर अपने जो भी तुम्हारा नया एलिमेंट आ रहा है उसको तुम अपनी एक स्टैक में डाल लो और अब टेम्परेरी स्टैक से सारे के सारे एलिमेंट्स वापस ले आओ। वाइल नॉट tmp.empty, टेम्परेरी स्टैक से सारे एलिमेंट वापस ले आओ। इसमें लाने st वाली स्टैक में लाने हैं, तो पुश tmp.top tmp.pop। ठीक है, चलो अब जो पॉप ऑपरेशन है, पॉप ऑपरेशन तो बहुत आसान है, क्योंकि स्टैक के टॉप पे ही हम लोगों ने अपना फ्रंट मेंटेन किया हुआ है, तो st.pop। ठीक है, और अगर स्टैक एम्प्टी है, स्टैक अगर एम्प्टी है तो रिटर्न कुछ करेंगे ही नहीं, है ना? और ये सेम चीज यहां पे भी कर देंगे। फ्रंट देना है तो अगर स्टैक एम्प्टी है तो इंट मिन रिटर्न कर दो, -1 रिटर्न कर दो, कुछ भी रिटर्न कर दो, वरना टॉप रिटर्न कर दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलाते हैं, सेम टू सेम आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। रन करते हैं, देखो 30-40 आ रहा है, क्यों? क्योंकि 2 पॉप मारे हुए हैं। अगर एक ही पॉप करेंगे तो देखो 20-30-40 आ रहा है, और अगर दोनों पॉप्स हटा देंगे तो 10-20-30-40 आएगा। और तुम देख सकते हो 10 सबसे पहले आया था, फिर 20 आया था, फिर 30 आया था, फिर 40 आया था। तो एक पॉप करने के बाद 10 हट जाता है, 20 फ्रंट पे आ जाता है। 2 पॉप करने के बाद 20 भी हट जाता है और 30 फ्रंट पे आ जाता है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे टाइम कम्प्लेक्सिटी तुम्हारे पुश ऑपरेशन की वो है ऑर्डर ऑफ n, बट पॉप ऑपरेशन है बेहद एफिशिएंट, वो है कांस्टेंट टाइम का ऑपरेशन। सेम चीज फ्रंट, फ्रंट भी बढ़िया कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग क्यू बना सकते हो स्टैक का यूज करके, राइट? तो अब यहाँ पे एक टेक अवे असाइनमेंट है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने कहा कि अभी हम लोगों ने ना क्यू यूजिंग स्टैक करा, क्यू यूजिंग स्टैक करा ना, इसका एकदम ऑपोजिट आप कर सकते हो, स्टैक यूजिंग क्यू। स्टैक यूजिंग क्यू भी आप 2 बना सकते हो, पुश एफिशिएंट, पॉप एफिशिएंट, राइट? इसका भी हल्का हल्का आइडिया मैं दे देता हूँ। अब जैसे क्यू का यूज करके आपको स्टैक बनाना है, ठीक है? अब क्यू में तो आपका एलिमेंट जब भी हटता है तो फ्रंट से हटता है, और जब भी एलिमेंट ऐड होता है वो बैक से ऐड होता है। ठीक है, तो अगर स्टैक में तुम्हें पुश एफिशिएंट अप्रोच रखनी है, स्टैक में तुम्हें पुश एफिशिएंट अप्रोच रखनी है, तो जो क्यू का नॉर्मल पुश है उसी तरीके से एलिमेंट्स को पुश करते जाओ, 10 20 30 ऐसे 40 पुश करते जाओ। बट जब तुम्हें एलिमेंट्स को रिमूव करना होगा, तो अब स्टैक में तो जो लास्ट एलिमेंट ऐड हुआ था वो रिमूव होता है। लास्ट एलिमेंट कौन ऐड हुआ है? 40। तो तुम्हें ये एलिमेंट्स बैकअप करने पड़ेंगे। तो एक और क्यू बना लो, टेम्परेरी क्यू, उसमें एलिमेंट्स को बैकअप कर सकते हो। 10 20 30 एलिमेंट बैकअप हो गए। अब एक लौता एलिमेंट है, साइज 1 है, इस एलिमेंट को हटा दो और जो भी तुम्हारे बैकअप करे हुए एलिमेंट है वो ले आओ। बैकअप तो बाद तुम क्यू में कर सकते हो। ये हो जाएगा पुश एफिशिएंट। इसी का काउंटर पार्ट हो जाएगा पॉप एफिशिएंट। यार
फ्रंट पे आप अपना टॉप मेंटेन करो, तो जब ऐड कर रहे हो ना उसी टाइम आपको क्यू में उल्टे ऑर्डर में ऐड करना हो। तो इस सवाल को एक बारी एज अ टेक अवे असाइनमेंट लेकर देखो, और सेम टू सेम जैसे मैंने क्यू यूजिंग स्टैक इंप्लीमेंट किया है, आपको इंप्लीमेंट करना होगा स्टैक यूजिंग क्यू। काफी मजा आने वाला है, ठीक है। एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर पाओगे। अब लेक्चर को यहाँ पे एंड करने से पहले मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करना चाहूंगा। सर्कुलर क्यूज हमारे पास एग्जिस्ट करती है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था। सर्कुलर क्यूज तुम्हें ऐसे सर्कुलर नेचर प्रोवाइड करेंगी कि यार अगर लास्ट एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट के बाद फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो मान लो अगर तुम्हें सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करनी है एरे का यूज करके, तो तुम कैसे कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारी एरे है जिसको तुम क्यू मान के चल रहे हो, इस एरे को तुम एज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना चाहते हो। तो मैंने तो क्या बताया था भाई, एक हम लोग फ्रंट मेंटेन करते हैं, एक हम लोग रियर मेंटेन करते हैं, है ना। सिंपल सी बात करते थे हम लोग। अच्छा, अगर फ्रंट और रियर ऐसे करते हैं, दोनों -1 पे है, अगर फ्रंट और रियर दोनों -1 पे है, तो अभी मतलब कोई एलिमेंट एडेड नहीं है। बट टेक्निकली तुम ये भी कर सकते हो, या चलो अभी के लिए ऐसे रखते हैं, अभी के लिए ऐसे रखते हैं, ठीक है। फिर एक एलिमेंट हमने ऐड किया, लेट से 20, 20 ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये दोनों -1 पे है, दोनों को प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 20 यहाँ पे ऐड कर देंगे और रियर प्लस प्लस कर देंगे। रियर क्या बताएगा, अब अगला एलिमेंट कहाँ ऐड होने वाला है। या तो इस रियर को हम एलिमेंट ऐड करने के बाद ही डाल सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, जब अगला एलिमेंट आएगा तो पहले रियर प्लस प्लस कर देंगे और फिर एलिमेंट को डाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर मान लो 30 आ गया, तो अब रियर प्लस प्लस किया मान लो हमने, और फिर 30 डाल दिया। फिर मान लो 40 आ गया, फिर दोबारा हमने रियर प्लस प्लस किया, 40 आ गया, ठीक है, 40 आ गया। फिर मान लो मैंने एक पॉप कर दिया, मैंने यहाँ पे एक पॉप कर दिया, तो अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, फ्रंट प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। चलो देखते हैं और देखते हैं। एक एलिमेंट आया मेरे पास 100, फिर 120, फिर 1 2 3। तो चलो 100 आया, 100 डाल दिया। 120 आया, 120 डाल दिया। 1 आया, 1 डाल दिया। 2 आया, 2 डाल दिया। 3 आया, 3 डाल दिया, ठीक है। चलो सही लग रहा है ना। अब कुछ पॉप कर देते हैं, दो पॉप कर देते हैं। दो पॉप का मतलब कोई एलिमेंट को उड़ाने की जरूरत नहीं है, बस फ्रंट प्लस प्लस फ्रंट प्लस प्लस। अब मान लो एक और पुश आ गया 200 का, तो मैं 200 पुश करना है। अब इस एरे की तो लिमिट टच हो गई है, ये एरे तो अब आगे एग्जिस्ट करता ही नहीं। बट हमारी जो क्यू है ना वो सर्कुलर क्यू है, इसका मतलब इस 3 के आगे ना हमारा मेंटल मॉडल ये है कि 20 एग्जिस्ट करता है। तो मैं पता है क्या करूंगा, अब मैं आर प्लस प्लस तो कर नहीं सकता, मेरे को अब नेक्स्ट इंडेक्स ना ये 0th इंडेक्स टच करना है। देखो मैं लास्ट इंडेक्स पे हूँ, अब मैं चाहता हूँ इंक्रीमेंट करूँ तो मैं सीधा 0th इंडेक्स पे पहुंच जाऊँ। तो आप इंक्रीमेंट ना ऐसे कर दो, r+1 मॉड है, किसी भी नंबर का तुम अगर रिमाइंडर निकालोगे n से, तो वो 0 से n-1 की रेंज में लाई करेगा, इंक्लूसिव ऑफ बोथ, इंक्लूसिव ऑफ बोथ। तो अगर तुम r+1 करके मॉड n करोगे तो कभी भी ये 0 से n-1 की रेंज के बाहर तो जाएगा ही नहीं। और अगर r+1 करने से रेंज बाहर जा भी रही होगी तो वो 0 पे ले आएगा। तो r+1 मॉड n किया, r+1 की वैल्यू n के बराबर है, क्योंकि अब तुम लास्ट इंडेक्स क्या n-1 इंडेक्स को पार कर चुके हो। n मॉड n हो गया 0, r यहाँ आ गया, और ये हो गया 200। फिर r+1 मॉड n, अब 0+1 मॉड n तो 1 ही हो गया। यहाँ पे मान लो अगला एलिमेंट आ गया 6, एंड सो ऑन। इस तरीके से तुम एक्चुअली चीजों को एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब जब पॉप भी करना है, मान लो पॉप आया f प्लस प्लस f प्लस प्लस f प्लस प्लस f प्लस प्लस, अब f प्लस प्लस करने से अगर तुम एरे के बाहर जा रहे हो तो मॉड n कर डालो। तो हमेशा जब f का इंक्रीमेंट भी करेंगे ना तो f+1 मॉड n करके करेंगे। और किसी भी टाइम पे अगर f और r दोनों सेम इंडेक्स पे आ गए, दोनों यहाँ पे सेम इंडेक्स पे आ गए, ठीक है। तो अब ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है तुम्हारा, ये क्या है, लास्ट एलिमेंट है। एक और एलिमेंट को मैंने मूव किया तो f प्लस प्लस हो गया। जैसे ही f प्लस प्लस हो गया, अब मैंने सारे के सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, ठीक है। तो मेन इस सर्कुलर क्यू में ध्यान देने की वाली बात क्या है कि आप सीधा f प्लस प्लस या r प्लस प्लस मत करो, या r+1 f प्लस प्लस मत करो। आप एक मॉडुलस n ले लो। मॉडुलस n लेने से क्या होता है, जब भी आप 0 1 2 सो ऑन एंड सो फोर्थ n-1th इंडेक्स पे जाते हो, उससे आगे जाने पे जब nth इंडेक्स है जो कि वैलिड ही नहीं है, n मॉड n करके आप ना 0 पे वापस आ जाते हो। फिर 1 मॉड n तो 1 ही है, 2 मॉड n 2 ही है, 3 मॉड n 3 है, एंड सो ऑन। n-1 मॉड n n ही है, बट जैसे दोबारा ही तुम n मॉड n पे आए तो दोबारा से 0 पे चले जाओ।
तो इस तरीके का एक्चुअली यूज करके हम लोग सर्कुलर क्यूज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि अगर आपको मान लो ऐसे सर्कुलर क्यू टाइप का स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करना है तो कैसे कर सकते हैं। इस सर्कुलर क्यू में ये मेंटेनेंस का इशू रहेगा कि यार मतलब अगर एक बारी साइज भर गया, मतलब क्यू एक बारी पूरी फुल हो गई है, तो फिर हम लोग ओवरफ्लो का एरर थ्रो कर सकते हैं। यार ये ओवरफ्लो हो जाएगा सर्कुलर क्यू। ठीक है, इसका फटाफट से कोडिंग इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे हम लोग सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे। बहुत आसान है, नॉर्मल क्यू हमने ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी थी, अब हम लोग उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे और सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करेंगे। तो चलो यार, अब हम लोग अपनी सर्कुलर क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। एक चीज का जो हमें ध्यान रखना चाहिए सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट करते हुए, अब तुम देख रहे हो कि मैं शुरू में जब तुम्हें बता रहा था तो आर और एफ दोनों को मैंने -1 पे रखा हुआ था। टेक्निकली तुम आर को ना ऑलरेडी लास्ट इंडेक्स पे रख सकते हो। क्यों? क्योंकि जब भी तुम कोई एलिमेंट ऐड कर रहे हो, तुम पहले r+1 मॉड एन करते हो और फिर जो भी नई अपडेटेड है आर की वैल्यू उस पे जाते हो और उस पे एलिमेंट अपडेट करते हो। अगर तुमने आर को शुरू में ही लास्ट इंडेक्स पे रखा हुआ है तो r+1 मॉड एन करते हुए आर सीधा 0th इंडेक्स पे आएगा और यहाँ पे एलिमेंट को ऐड कर देगा। और इसी तरीके से तुम फ्रंट को तो डायरेक्टली ही 0 पे रख सकते हो। तो चलो हम लोग यही करने वाले हैं। ठीक है, क्यू इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलो, तो एक काम करते हैं, मैं क्यू यूजिंग एरे का पूरा कोड उठा लाऊंगा और क्यू यूजिंग एरे पूरा पेस्ट कर दिया मैंने। यहाँ देखो क्यू यूजिंग एरे है, हम एक फ्रंट मेंटेन करते थे, बैक मेंटेन करते थे। अब मैं क्या करूंगा, अब वेक्टर का ना एक साइज भी मिलेगा मुझे एन, तो मैं वेक्टर को रीसाइज कर दूंगा। ठीक है, और अब बैक n-1 को पॉइंट करेगा, फ्रंट 0 को पॉइंट करेगा। ठीक है, -0 नहीं, 0 कर लेते हैं। चलो, अब जब एन क्यू करना है ना, अब एन क्यू करने में हम लोग यही कंडीशन रखेंगे। क्या कंडीशन रखेंगे? सबसे पहले तो चेक कर लेंगे कि क्यू फुल तो नहीं है ऑलरेडी, तो एक फंक्शन लिखते हैं बूल इज फुल। और फुल कैसे चेक कर पाएंगे, चलो देखते हैं। बूल इज फुल। ठीक है, अब इस फुल की कंडीशन क्या है? अगर तुम्हारा एक साइज प्रॉपर्टी रख लेते हैं, इंट सी एस, ये क्या है? करंट साइज। और इनिशियली करंट साइज क्या है? 0 है, तो तुम रिटर्न कर दो करंट साइज। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये फुल है या नहीं है, तो करंट साइज इज इक्वल्स टू एन कर देते हैं, या मैं कहूँ टोटल साइज कर देते हैं। तो एक टी एस प्रॉपर्टी भी रख लेते हैं, टोटल साइज। ठीक है, यहाँ पे टी एस क्या हो जाएगा? वैसे तुम टोटल साइज वेक्टर की लेंथ से भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ठीक है, हम लोग एक प्रॉपर्टी रख लेते हैं। और जब भी करंट साइज टोटल साइज के बराबर होगा तो ये इज फुल हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पहले इज फुल चेक कर लो। इफ इज फुल तो रिटर्न मार दो, कुछ नहीं कर सकते अगर इज फुल है। अगर ऐसा नहीं है तो चलो देखते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मैं कहूँगा दिस ऑफ रेयर, और मैं कहूँ बैक इज इक्वल्स टू दिस एरो बैक +1 मॉड टोटल साइज। ठीक है, और फिर बैक जहां पे भी पॉइंट कर रहा है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके दिस एरो वी, दिस एरो बैक इज इक्वल्स टू डेटा। उस एलिमेंट पे जाके, उस इंडेक्स पे जाके हम लोग डेटा सेट कर देंगे। ठीक है, चलो, और क्योंकि अब यहाँ पे एलिमेंट ऐड हो गया है तो करंट साइज ++। डेक में क्या करेंगे? अब देखो, इज एम्प्टी कैसे चेक कर सकते हैं? तुम दोबारा करंट साइज से चेक कर सकते हो। अगर करंट साइज 0 है तो इज एम्प्टी क्या है? ट्रू है। तो अगर डेक है, इफ इज एम्प्टी, तो रिटर्न, है ना? अगर एम्प्टी है क्यू तो क्या ही डी क्यू करेंगे। अदरवाइज आप क्या कर दोगे? फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट +1। ठीक है, और करंट साइज घटा दोगे क्योंकि अब एक एलिमेंट को आप निकाल चुके हो। ठीक है, ये टोटल साइज होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ठीक लग रहा है? अब यहाँ पे जब हम क्यू बनाएंगे तो क्यू का एक साइज दे देते हैं। तो लेट से 4 लेंथ की अपन क्यू बनाएंगे। ठीक है, चलो, तो देखते हैं। पहले 3 एलिमेंट है, फिर एक डी क्यू कर दिया, फिर एक और एलिमेंट है तो तीसरा एलिमेंट फिर आ गया, फिर 3 और डी क्यू कर दिया। तो चलो 3 लेंथ का बनाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, रन करते हैं।
चलो देखते हैं क्या आ रहा है फाइनल। 10 20 30, फिर आपने एक डी क्यू कर दिया तो अब बच गया 20 30, फिर आपने एक एन क्यू कर दिया 40, फिर आपने तीन डी क्यू करे 20 30 40 तीनों निकल गए, फिर दो एन क्यू करे 400 500। तो देखो अब आंसर में क्या आ रहा है, 400 500 आ रहा है। और बहुत ही आसानी से हमने सर्कुलर क्यू बनाई है। तो देखो अब क्यू का जो कंसेप्ट है हमारा ना एंड नहीं हो रहा है। अब जब भी रियर एरे को क्रॉस कर जाता है तो तुम एक्चुअली जीरो इंडेक्स पे वापस आ जाते हो। इस तरीके से एक सर्कुलर नेचर मेंटेन हो पा रहा है और इस तरीके से आप सर्कुलर क्यू इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो काफी आई वुड से सिंपल और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा बार भी नहीं पूछा जाता, बट ऐसा नहीं है कि आप अवॉइड कर सकते हो इस चीज को पढ़ना। आई बिलीव कि सर्कुलर क्यू सबको पता होनी चाहिए कि कैसे इंप्लीमेंट करी जाती है। ठीक है, तो हमने काफी सारे क्यूज के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, कुछ क्यूज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए। अब आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग सेट्स वगैरह के ऊपर बात करेंगे और बाकी के डेटा स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे कि उन डेटा स्ट्रक्चर्स की क्या इंपॉर्टेंस है और उनको आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। दैट बीइंग सेड, इस लेक्चर को यहीं पे रैप अप करते हैं। वी आर गोइंग टू मीट सून इन द नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। आई एम संकेत सिंह साइनिंग ऑफ।